हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलयन भाग 9, जिसमें हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। आज से जो हमारी सीरीज चलेगी ये थ्योरेटिकल पोर्शन वाली होगी। अभी तक हमने पढ़ लिए हैं सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न तरीके की विधियां। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट डाली है, आप सारी वीडियोस देखें, क्योंकि उनको अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब आगे की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है इनको पढ़ने के लिए। तो आज हम विलेयता को पढ़ रहे हैं। तो विलेयता को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपने एक ग्लास, मान लीजिए एक उसमें पानी लिया है, एक बीकर में पानी लिया है, ठीक है। तो इस विलायक की मात्रा आपको बताई गई है, जैसे वो 1 किलो है, 100 ग्राम है, जो भी है, ठीक है। और इस जो ये विलायक, इसका ताप भी उसने बता दिया कि इसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक फिक्स दे दिया ताप, ठीक है। तो आपको ताप दिया गया है और विलायक की मात्रा दी है। अब इस विलायक में आपको मैंने विलेय दे दिया, ठीक है, जैसे नमक दे दिया, आप नमक घोलते जाएंगे उसमें, ठीक है। तो अधिकतम जितना आप विलेय घोल सकते हैं तो उसी को कहते हैं विलेयता। मीन्स एक निश्चित ताप पर, ये वाली डेफिनेशन देख लीजिए, एक निश्चित ताप पर आपको एक निश्चित विलायक दिया है, तो निश्चित ताप पर एक निश्चित विलायक में विलेय की जितनी भी अधिकतम मात्रा आपने घोली होगी, अधिकतम जितना घोल सकता है आपने घोला होगा, तो उसी को कहते हैं विलेयता। सिंपल सी डेफिनेशन, निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में, विलायक जो आपको दिया है उसमें जितना आपने अधिकतम विलेय की मात्रा घोली है उसी को कहते हैं विलेयता, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन है, होता क्या है बच्चों, जब हम किसी विलायक में विलेय डालते हैं तो विलेय और विलायक के कणों के बीच साम्यावस्था आती है। देखिए कंडीशन क्या होती है, जब हम विलेय, जैसे 1 चम्मच विलेय डाला तो कुछ विलेय घुल चुका होगा और कुछ नहीं घुला होगा, ठीक है। तो कुछ होगा विलेय जो है कि घुलित विलेय, और कुछ विलेय नहीं घुला होगा, अघुलित विलेय, तो उनके बीच साम्यावस्था आ जाती है। जब आपको पता है विलेय की जितनी स्पीड से घुल रहा है और जो पार्टिकल नहीं घुले हैं, दोनों की सांद्रता जब बराबर हो जाती है तो उसको साम्यावस्था कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा साम्यावस्था के अकॉर्डिंग है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि साम्यावस्था पर किसी विलायक में जितना अधिकतम विलेय घुला है, जितना ज्यादा से ज्यादा विलेय घुला है, उसी को कहते हैं विलेयता। वैसे जनरल लैंग्वेज में कहें तो विलेयता को हम कह सकते हैं कि किसी विलायक में कितना ज्यादा से ज्यादा विलेय घुला है, उसी को हम कहते हैं विलेयता। अधिक से अधिक घुलित मात्रा। इसको एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ, आपको ज्यादा इजी रहेगा। देखिए, देखें, आपको मैंने 2 बीकर दिए हैं, ठीक है। इस बीकर में 1 किलो पानी लिया है मैंने, और इस बीकर में मैंने 1 किलो बेंजीन लिया है। तो मैंने आपको बता दिया, आपने 1 किलो जल दिया, दूसरे बीकर में 1 किलो बेंजीन दिया। तो आपने क्या किया, आपने इसमें, मैंने आपको चीनी दे दी, मैंने कहा चीनी घोलो आप। तो आपने क्या किया, क्वांटिटी बराबर है, देख लीजिए मात्रा, 1 किलो यहाँ भी है, 1 किलो बेंजीन यहाँ भी है, विलायक की मात्रा बराबर है। अब आपने क्या किया, वहां से चीनी उठाई और आपने इसमें घोलनी शुरू की। तो आपने 1 चम्मच घोली, घुल गई, 2 चम्मच घोली, घुल गई, ऐसे करते करते 10 चम्मच, जब आप 10वीं चम्मच घोलने लगी, 10 चम्मच के बाद आपने 11वीं चम्मच डालनी चाहिए, तो वो घुली नहीं। मतलब अधिकतम मात्रा कितनी घोली इसने, 10 चम्मच, तो अधिकतम विलेय घोल दिया। इसकी बात करते हैं, 1 किलो बेंजीन लिया, अब इसमें भी आपने क्या किया, चीनी घोलनी शुरू की। तो आप चीनी घोलते गए तो आपने देखा इसमें अधिकतम कितनी चीनी घुल रही है, 1 चम्मच घोली, घुल गई, 2 चम्मच घोली, घुल गई, 3 चम्मच घोली, घुल गई, 4 चम्मच के बाद जब आप 5वीं चम्मच डालना चाह रहे हैं चीनी, तो वो नहीं घुली। तो आपने क्या कहा, इसमें अधिकतम घुला है ना, इसमें अधिकतम 10 चम्मच चीनी घुली और इसमें केवल 4 चम्मच की चीनी घुली, तो ये इसकी अधिकतम मात्रा, मतलब ये 10 चम्मच विलेय को घोल सकता है, और बेंजीन जो है वो 4 चम्मच चीनी को ही, इतने ही विलेय को घोल सकता है। तो आप क्या कहोगे, किसकी घुलने की पावर ज्यादा है, तो आप कहोगे इस 1 किलो जल में चीनी की घुलने की विलेयता ज्यादा है, इसकी घुलने की शक्ति यहाँ ज्यादा है। जबकि 1 किलो बेंजीन की बात करूं, यहाँ पर चीनी की विलेयता कम हो रही है, कम घुल रहा है इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, ज्यादा घुल रहे हैं तो विलेयता अधिक होगी, कम घुल रहे हैं तो विलेयता कम होगी। तो विलेयता सिंपल है कि जो आपको विलायक दिया गया है एक निश्चित ताप में, ताप का ध्यान रखना है, ताप दाब निश्चित होना चाहिए, जो आपको विलायक दिया है, उस विलायक में जितना अधिक से अधिक विलेय घुला है, उसकी विलेय की जो अधिकतम घुलने की पावर है वही होगी विलेयता। नेक्स्ट है, अब विलेय जो हम ये विलयन बनाएंगे
ये जो हम विलेयता बात कर रहे हैं किन किन के लिए होगी। अब मैंने आपको बताए थे 9 प्रकार के विलेय और विलायक के अकॉर्डिंग 9 प्रकार के सिस्टम बताए थे ना। तो उसमें से 3 थे ठोस विलयन, 3 थे द्रव विलयन और 3 थे गैस विलयन। तो अब हमें जो विलेयता ज्यादा पढ़नी होती है, जिस पर हमें फोकस करना होता है, वो होता है अगर ठोस को द्रव में घोलें, मतलब विलायक आपने द्रवी रखना है, ठीक है। तो या तो ठोस को द्रव में घोल सकते हो या द्रव को द्रव में घोल सकते हो, जैसे कि पानी दूध में हमने नहीं पानी में हमने दूध घोल दिया, ठीक है। और इसके अलावा गैस को द्रव में घोल सकते हैं, जैसे CO2 गैस को हमने पानी में घोल दिया। ठोस तो बहुत ज्यादा पड़ते हैं, नमक चीनी, इनको हम पानी में घोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें 3 प्रकार की विलेयता इनकी पढ़नी है, जिसमें से द्रव और द्रव की विलेयता का ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, तो हमें 2 ही पढ़नी है। पहला तो हम विलायक में जल में हम ठोस घोल देंगे और दूसरी कंडीशन में विलायक में हम कोई गैस घोलेंगे, ठीक है। हमें 2 पढ़ने हैं। उसके बाद अब हम बताएंगे कि विलायक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस किस कंडीशन में हम क्या ऐसा करें कि विलेयता बढ़े या क्या ऐसा करें कि विलेयता घट जाए, ठीक है। तो पहला है ताप का प्रभाव पड़ेगा विलेयता में। दूसरा विलायक और विलेय की प्रकृति, जिसमें आप घोल रहे हैं और जिसे आप घोल रहे हैं, उन दोनों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, किस टाइप के कंपाउंड होंगे, पार्टिकल का साइज क्या होगा, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, विलेय के कणों का आकार। जो नमक घोल रहे हो या चीनी घोल रहे हो, जो भी विलेय घोल रहे हैं, उनके कणों के आकार से भी क्या फर्क पड़ता है, तो हाँ फर्क पड़ता है, चेंज होता है, तो वो भी मैं बताऊंगी इसमें। और लास्ट फैक्टर है दाब का प्रभाव। इसी दाब के प्रभाव में हम हेनरी के नियम को पढ़ेंगे, जो 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो BSc स्टूडेंट भी है तो उसके लिए भी हेनरी का नियम आता ही आता है। हेनरी का नियम इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी होने वाली है। रीजन ये है कि मैंने इसमें कुछ एनिमेशन भी ऐड किए हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल, सॉरी एनिमेशन नहीं, कुछ प्रैक्टिकल करवा के ऐड किए हैं, तो उससे आपको थोड़ा इजी लगेगा वीडियो समझने में, ठीक है। तो हेनरी का नियम आप उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहां से आपको सब समझ में आ जाएगा, तो हेनरी का नियम वैसे ही आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं ताप का प्रभाव, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 2 कॉलम खींच लिए हैं। ठोसों की विलेयता हमें 2 एक साथ पढ़ने हैं। एक तो हमने क्या करने हैं, विलायक में जल में हम ठोस को घोल रहे हैं, एक कंडीशन। दूसरा है हम जल में हम गैस को घोल रहे हैं, ठीक है। दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस करके ज्यादा इजी से समझ में आता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ मैं बेसिक चीजें आपको बता देना चाहती हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो हमें ताप का प्रभाव पढ़ना है। तो जितनी भी रिएक्शन होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वो अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक, और एक वो रिएक्शन होती है जो ऊष्माशोषी। तो इसके अकॉर्डिंग ताप का प्रभाव अलग अलग पड़ेगा, इसलिए दोनों को हमें पढ़ना जरूरी है। तो पहला फैक्टर पढ़ते हैं ताप का प्रभाव ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन होती है, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मीन्स होता है हीट, ऊष्मा, और एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, कोई रिएक्शन हो रही, कोई अभिकारक उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकल रही, मतलब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर को निकल रही, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा मतलब जिसे हम H से दिखाते हैं, उसका उत्सर्जन होता है। और कहीं पर लिखा हो तो इस सिंबल से भी दिखाते हैं, ΔH, ये एंथैल्पी के लिए होता है, एंथैल्पी या हीट कह सकते हैं ऊष्मा के लिए। तो विलयन की जो ऊष्मा होगी, ठीक है, जो पूरी रिएक्शन हो रही है, अभिकारक मिलके उत्पाद बना रहे, विलयन बना रहे हैं, तो उसमें ΔH का मान निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव मतलब 0 से कम आना चाहिए, 0 से कम। तो इसका मतलब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसको देख के भी आप समझेंगे कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी की ऊष्माशोषी। अब हम बात करते हैं, आप इक्वेशन दी है, पहले तो इससे समझ में आ गया, ΔH निगेटिव है तो समझ गए आप ऊष्माक्षेपी है, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही। और कैसे समझेंगे, दूसरा एक रिएक्शन दी है जनरल से, ठीक है, A + B = C + Q किलो कैलोरी, मतलब A अभिकारक है, B अभिकारक है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। और अभिक्रिया करने के बाद जब वो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद के साथ साथ आप देखोगे, मान लीजिए एक बीकर था, उसमें आपने एक अभिकारक लिया, विलेय लिया, दूसरे बीकर में आपने विलायक लिया, अब दोनों को तीसरे बीकर में दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने पर उत्पाद बन गया, दोनों ने अभिकार विलेय विलायक ने आपस में रिएक्शन की, तो विलयन बन गया। उस विलयन को जब आप छुओगे ना, ऐसे करके टच करोगे बीकर को, तो आपको गर्म लगेगा वो,
पहले विलेय और विलायकों की तुलना में आपको गर्म लगेगा, इसका मतलब वो ऊष्मा बाहर निकल रही है, समझ गए ना। वो गर्म लगेगा तो आपको लगेगा कि ऊष्मा बाहर निकल गई, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाएंगी ऊष्माक्षेपी। आपको याद रखना है उत्पाद के साथ अगर बाएं नहीं, राइट मतलब मेरी राइट हो रहा है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में या उत्पाद के साथ, या हिंदी में बोलते हैं दाहिने दिशा में, अगर Q किलो कैलोरी लिखा है, Q किलो कैलोरी मतलब ऊष्मा लिखा है, तो इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बाहर निकल रही है मतलब उत्पाद के साथ निकलेगी ना, तो इधर लिखा होगा प्लस Q किलो कैलोरी मतलब इतनी ऊष्मा प्लस बाहर निकल गई है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं की बात करते हैं, आपको समझना कैसे है। तो इसको एक इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ये लासातेलिए नियम यहाँ पर अप्लाई होगा, याद है आपको। लासातेलिए नियम इंग्लिश में बोलते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल, और ये होता है साम्यावस्था वाली अभिक्रियाओं के लिए। तो इसमें दिख रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में लगता है साम्यावस्था का नियम, और वहीं पर आता है एक लासातेलिए का नियम। तो लासातेलिए का नियम क्या कहता है, उसको छोड़ो, क्या कहता है मैं आपको सरल तरीके से बता रही हूँ। मान लीजिए आप इसका यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इधर भी एक दरवाजा खुल रहा है और इधर भी एक दरवाजा खुल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सोचूं दोनों, पहले ये समझिए इस कमरे का ताप, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आप यहाँ पर बैठे हैं, इस कमरे का ताप पहले से ही बढ़ा हुआ था, मतलब Q किलो कैलोरी मतलब उत्पाद के साथ गर्मी भी है, पहले से ही गर्म हो रहा, और यहाँ अभी गर्मी नहीं है। देखिए अगर मैं ताप बढ़ा दूं इस कमरे का, मतलब इस कमरे का नहीं, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दोनों कमरों में साम्यावस्था में बराबर फर्क पड़ता है। अगर मैं ताप बढ़ा दूं, गर्मी बढ़ा दूं, तो यहां भी गर्मी बढ़ेगी, यहां भी मैंने गर्मी बढ़ा दी और यहां भी गर्मी बढ़ा दी। तो ये बताओ आप यहां पर बैठे हो, कहां जाना चाहोगे, आपको कहीं ना कहीं जाना है पक्का, या तो यहाँ, ठीक है। तो आप कहां जाओगे, अगर मैं ताप बढ़ा दूं तो आपने देखा यहां पहले से ही सोचो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका था, और यहाँ मैंने 100 मान लीजिए 50 डिग्री और बढ़ा दिया, तो यहाँ कितना ज्यादा गर्म हो जाएगा, जबकि यहाँ ताप केवल अभी 50 ही है, क्योंकि यहाँ तो पहले से 100 था ना, बढ़ाया दोनों जगह बराबर, कितना बढ़ाना है 50, यहाँ बढ़ाया तो 50 यहाँ भी बढ़ाया, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो आप यहाँ जाना चाहोगे, बिल्कुल नहीं। आप कहाँ जाओगे, इस दिशा में, अभिकारक की ओर। आप किसकी ओर को जाओगे, ठीक है, तो आप जाओगे इस दिशा में। समझ में आ गया है क्यों, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, गर्मी वाली जगह थोड़े ना जाओगे आप, थोड़ा जहाँ ठंडा हो रहा हो इधर जाएंगे। बस ये समझो आप यहाँ पर बैठे हैं बीचों बीच में, ये दोनों जगह के डोर खुले हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं जाना जरूरी है। अब दूसरी कंडीशन है ताप घटा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस ताप पहले से है, मतलब 50 डिग्री की गर्मी हो रही। अब मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर घटाते गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर से मैं इफेक्ट डाल रही हूँ। अब मैं ताप घटाया, मैंने क्या किया, ताप घटा के -20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, -20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कमरे को ठंडा करती जा रही हूँ, सॉरी, कमरे को, मतलब मैंने कि ये सोचो कि कोल्ड स्टोरेज में बदल दिया, टेम्परेचर गिराती जा रही हूँ, तो दोनों कमरों का टेम्परेचर गिरता जा रहा है। मान लीजिए यहाँ भी टेम्परेचर मैंने कितना गिरा दिया, अगर हम कहें तो -20 डिग्री सेल्सियस दोनों का गिरा दिया। तो आप कहाँ जाना चाहोगे बताओ। अब आपको पता है अगर यहाँ जाऊंगी तो यहाँ तो आपका कुल्फी जम जाएगी, क्योंकि यहाँ गर्मी तो है नहीं, ठंडा बहुत ज्यादा बढ़ गया। जबकि यहाँ देखो आपको पता है कि ताप कम तो आपने किया है, लेकिन यहाँ पहले से कमरा क्या था, गर्म था। तो आप कहाँ जाना चाहोगे, ठंडे में जाना चाहोगे या गर्मी में। तो इस समय आप कहाँ जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे। तो हम कहेंगे ताप अगर कम करेंगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप बढ़ रहा होगा। जस्ट उल्टा, ताप घटा रहे हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप बढ़ रहा है, और ताप अगर बढ़ा रहे थे तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, जहां ताप कम हो रहा हो। तो यही कहता है लासातेलिए का नियम, जस्ट उल्टा। ताप बढ़ाएंगे तो उस दिशा में जाना है जहां ताप कम हो रहा हो, और ताप घटाओगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप बढ़ रहा होगा। तो इस समय ताप घटा रहे हैं तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, जहां ताप बढ़ रहा है, तो इधर को बढ़ रहा है ताप, जहां Q लिखा है वहां का ताप ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल, हमें लासातेलिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़नी विलेयता। अब विलेयता का क्या फर्क पड़ेगा, चलिए मैं बता रही हूँ। ये नमक लिया है और इसमें मैंने पानी लिया है, पानी में मैंने नमक डाल दिया, ठीक है, नमक घुल रहा है। तो नमक घुल रहा है मतलब उत्पाद बन रहा है, तो जितना ज्यादा नमक घुलेगा मतलब उत्पाद ज्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब है अब अगर अभिक्रिया इस दिशा में जा रही, उत्पाद की ओर को जा रही है, तो हम कहेंगे नमक ज्यादा घुल रहा होगा। लेकिन अगर अभिक्रिया इस दिशा में जा रही है, अभिकारक की ओर को जा रही है, तो हम कहेंगे नमक और पानी अलग हो रहा होगा, मतलब घुल नहीं रहा होगा।
तो अभिकारक की ओर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, तो ये देखो नमक अलग हो गया, पानी अलग हो गया, तो विलेयता कम हो गई, घुलना कम हो गया। जबकि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है विलेय और विलायक आपस में घुल के जल्दी से जल्दी विलेय बना रहे हैं, घुलनशीलता बढ़ रही है। तो हम कहेंगे अगर हम उत्पाद की ओर को जा रहे हैं तो विलेयता बढ़ेगी। तो समझ में आएगा, बस कुछ भी करके हमें अभिक्रिया इस दिशा में लानी है, इस दिशा में लाएंगे उत्पाद ज्यादा बनेगा। मतलब कुछ भी करके हमें उत्पाद ज्यादा बनाना है, उत्पाद बनेगा तभी विलेयता भी बढ़ेगी। तो विलेयता बढ़ाना है, तो अब नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे। नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक मीन्स होता है हीट, एंडो मीन्स होता है अंदर, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी, नाम से ही लग रहा है, शोषी मतलब शोषण करना, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया हो रही है और होने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, बाहर से ताप चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, उस अभिक्रिया को करने के लिए विलेय को विलायक में घोलना चाह रहे हो, लेकिन विलेय अपने आप नहीं घुल रहा, तो आप उसको गैस में रख दे रहे हो। गैस में रख रहे हो मतलब ऊष्मा दे रहे हो, ताप दे रहे हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके होने में उत्पाद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गर्म। जैसे आपको चाय बनानी है तो क्या पत्ती पानी में अपने आप घुल जाती है? नहीं, तो आप उसको गैस में रखते हैं, तो गैस में रखते हैं तुरंत घुलना शुरू हो जाते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसको बाहर से हमें ताप देना पड़ता है, तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है और इसलिए डेल्टा एच को हम दिखाते हैं पॉजिटिव से, ठीक है। तो पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है तो समझ जाना है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा का शोषण करती हो, ठीक है। तो ऊष्मा का शोषण होगा, तो शोषण कौन करेगा, चाय पत्ती और पानी ने अवशोषित की, वो क्या थे, अभिकारक, और दोनों अभिकारक थे, विलेय और विलायक समझ लो, पानी और चाय पत्ती, ठीक है। तो ये अभिकारक हैं दो, इनको क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो हमने ऊर्जा दे दी। इसने प्लस का मतलब इसने अवशोषित कर ली, इन्होंने अवशोषित करने के बाद तब इसने उत्पाद बनाया। यह है चाय पत्ती, यह है पानी, इनको अभिक्रिया करके वो चाय पत्ती वाला पानी बनाने के लिए, ब्राउन कलर का पानी बनाने के लिए, वो विलयन है समझ लीजिए, बनाने के लिए हमें गर्म करना पड़ा। तो जैसे गर्म करा तो गर्मी से उनको ऊर्जा मिली, और ऊर्जा मिलने के बाद उन्होंने क्या बना दिया, ब्राउन कलर का पानी बना दिया, उत्पाद। तो समझ में आ गया, ऐसी अभिक्रियाएं इसमें अभिकारक क्या करते हैं, ऊष्मा का ग्रहण करेंगे और फिर उत्पाद बनाएंगे। तो इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने अगर लेफ्ट साइड में लिखा है अभिकारक के साथ ऊष्मा लिख रही हूं, तो इसका मतलब ये शोषण कर रहे हैं, करने के बाद उत्पाद बनाए। तो यहां पर भी हम कंडीशन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, देखिए लासाती का नियम लगाते हैं, वही ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वहां जाएगी जहां ताप कम हो रहा होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन है ताप बढ़ाएंगे, बताइए, ऐसे खुद सोचिए, ताप अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूं तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, यहाँ क्यू किलो कैलोरी लिखा है, मतलब इस कंपार्टमेंट का ताप बढ़ा हुआ है इस समय, तो ताप बढ़ाऊंगी तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप कम है। तो ताप यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ क्यू लिखा है, इसका मतलब यहाँ का ताप ज्यादा है, तो अभिक्रिया इस दिशा में जाएगा, उत्पाद की ओर। और जब भी मैंने कहा अभिक्रिया इस दिशा में जाएगी उत्पाद की ओर, उत्पाद मतलब विलयन बन रहे हैं, तो घुल ज्यादा रहे, तो विलेयता भी बढ़ेगी। उत्पाद बनेगा, इसका मतलब है विलयन में ज्यादा घुला है, विलेय ज्यादा घुलेगा, और विलेय ज्यादा घुलेगा मतलब विलेयता बढ़ेगी। नेक्स्ट है ताप अगर मैं घटा दूं, ताप कम कर दूं, तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, आपको ठंडा लग रहा है तो आप किस दिशा में जाओगे, जहां गर्मी हो रही है, उल्टा है ना। ताप कम करेंगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ऊष्मा बढ़ रही होगी, ताप बढ़ रहा होगा। तो आपने देखा यहाँ तो कोई ताप नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है यहाँ ज्यादा गर्मी है, तो अगर ठंडा हो रहा है तो हम गर्मी की ओर को जाएंगे, ताप घट रहा है तो हम वहां जाएंगे जहां ताप बढ़ रहा है, तो इस दिशा मतलब अभिकारी की ओर। और अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब है विलेय और विलायक अलग हो रहे हैं, तो विलेय विलायक अलग हो रहे हैं मतलब नहीं घुल रहे हैं, तो विलेयता उनकी घटेगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ठोसों की विलेयता। ये तो बात आ गई जनरल सी बताई थी कि आपके दिमाग में रहे, अब बता रहे हैं ठोसों की विलेयता। पहली बात कर रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये लैब में आप करेंगे, 12th के स्टूडेंट भी, बीएससी भी, और सभी ने देखा ही होगा इसे। एनीवेज टू फ्लेक्स होते हैं ना, एनीवेज के फ्लेक्स होते हैं, मैं अभी वीडियो आपको दिखा रही हूँ एक एनिमेशन, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनीवेज के व्हाइट कलर की पैलेट्स होते हैं, सर्किल, ठीक है, गोल। उसको जैसे पानी में डालते हैं ना, तो पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे एनीवेज घुलेगा, तो उसको जब आप ऐसे करके टच करोगे ना उस बीकर को जिसमें आपने घोला होगा, तो आपको गर्म सा लगेगा। उसका मतलब है उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है। तो उत्पाद बनने के साथ साथ वो गर्म लग रहा है, मतलब ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए कंडीशन फिर से यहीं पर बता रही हूँ। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं ताप बढ़ाऊं तो आप किस दिशा में जाएंगे, अगर मैं गर्मी बढ़ाऊंगी तो आप कहाँ जाएंगे, जहां आपको थोड़ा सा ठंडा लगे। तो यहाँ तो पहले से ही ताप बढ़ा हुआ है, तो आप किस दिशा में जाएंगे, जहां ताप कम होगा, मतलब आप इस दिशा में जाएंगे। बहुत आसान है, ठीक है, आप इस दिशा में जाएंगे अभिकारक की ओर।
और अभिकारक की ओर जाएंगे तो विलेयता क्या कहेगी, घटेगी, क्योंकि विलेय अलग हो जाएगा, विलायक अलग। ठीक है। दूसरी कंडीशन में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने ताप कम कर दिया, ठंडा बढ़ा दिया, ठंडा, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में आपको बैठा दिया, तो आप क्या करोगे, कहाँ को भागोगे, जहां गर्मी ज्यादा मिले। ठीक है। ठंडा, अगर मैं टेम्परेचर कम कर रही हूँ, मतलब आपने क्या किया, कोल्ड स्टोरेज में बैठा दिया, ठंड बढ़ गई, तो आप कहाँ जाओगे, जहां ताप बढ़ रहा होगा, उल्टा। ठीक है। तो ताप इन दोनों में से कहाँ है, यहाँ पर, क्योंकि क्यू कैलोरी लिखा है, तो आप किस दिशा में जाओगे, उत्पाद की ओर। और अगर आप उत्पाद की ओर को जाते हो तो विलयन ज्यादा बनेगा, और विलयन ज्यादा बनेगा मतलब विलेयता बढ़ेगी। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये फैक्टर यहां से भी आप देख सकते हैं। इसका मतलब है ताप का प्रभाव कैसा हो रहा है, जस्ट अपोजिट। ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, विलेयता क्या हो रहा है, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाई तो विलेयता घट गई। ऊष्मा शेपी का ध्यान रखिएगा, ऊष्मा शेपी का, ताप बढ़ाई तो विलेयता घटी, और ताप घटाए तो विलेयता बढ़ी, मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना। ताप बढ़ा, ताप बढ़ा दिया तो विलेयता कम हो गई। तो कैसा रिलेशन है, ताप का और ठोसों की विलेयता के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ताप बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, और ताप घटेगा तो विलेयता बढ़ेगी। अब इसको एक एनिमेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए आप वीडियो। देखेंगे पानी का ताप है 21 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें थोड़ा सा NaOH के टुकड़े मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घुलने के बाद आप देखेंगे ताप बढ़ जाएगा और ये हो गया 50। Cl2 का ताप है 21.3 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसमें पानी मिलाते हैं विलयन बनता है तो इसका ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ना मतलब यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम बात करेंगे, वो तो था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव। अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी की। ठोसों को विलेय करना चाह रहे हैं, ठीक है, विलेय करना चाह रहे हैं, तो उसमें अभिक्रिया अब हम देखेंगे। अगर अभिक्रिया ठोस को पानी में घोल रहे हो, विलायक में घोल रहे हो, और घुलने पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, कुछ अभिक्रियाएं ये भी तो होंगी, तो उसी के बारे में देख रहे हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जनरली हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे नमक को पानी में घोलते हैं, चीनी को पानी में घोल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड को जल में घोल रहे हैं, ये सारी ऊष्माशोषी है। मतलब जैसे आपको नमक, पानी में नमक घोल रहे हैं, नहीं घुल रहे हैं नमक, तो आप उसको गैस में रख देते हैं, मतलब वो ऊष्मा का अवशोषण करता है तो जल्दी घुलने लगता है। ऐसे आपने देखा होगा, चीनी है, पानी है, पानी, एक गिलास पानी में आपने चीनी डाल दी 5 चम्मच, नहीं घुल रहा है, तो आप उसको तुरंत क्या रखते हैं, गैस में रखते हैं, तो गैस से ताप मिलाओ तुरंत घुलने लगता है, विलेयता बढ़ती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी कहती हैं। ठीक है। मतलब ये विलायक और विलेय आपस में अभिक्रिया करने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए उनको ऊष्मा की जरूरत होती है। तो NaCl है नमक, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व किया, तो इसको ऊष्मा की जरूरत होती है। तो हमने Q किलो कैलोरी ऊष्मा दे दी, तो ऊष्मा देते ही इसने नमकीन पानी का विलयन बना दिया, NaCl का विलयन। तो यहां भी मैं वही एग्जाम्पल दे रही हूं, ताप की बात चल रही है। ठीक है। अगर मैं ताप बढ़ाऊं, ठीक है, यहां पर है, आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप ताप बढ़ा दूं, तो आप कहां जाएंगे, आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, जहां ताप कम होगा। ठीक है। ताप बढ़ाएंगे तो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां ताप कम होगा। तो ताप कम कहां है, इस डायरेक्शन में है, तो आप इधर को जाएंगे। तो इधर को मतलब किसकी ओर को जा रहे हैं आप, उत्पाद की ओर को, जहां विलयन बन रहा है। तो ताप बढ़ाने पर आपने देखा, ताप बढ़ाने पर आप उस दिशा में जा रहे हैं जहां ताप कम है। यहाँ तो क्यों लिखा है, मतलब यहाँ ताप ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, ताप कम है, तो मतलब आप किसकी ओर को जा रहे हैं, उत्पाद की ओर को। और जब भी मैंने बोला आप उत्पाद की ओर को जा रहे हो, मतलब विलयन बनेगा, और विलयन बन रहा है मतलब वो घुल रहा है। विलयन तभी बनेगा जब विलेय घुल रहा होगा, तो जितना ज्यादा विलेय घुलेगा उसकी विलेयता ज्यादा। तो ताप बढ़ाने पर यहाँ पर विलेयता बढ़ती है, वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। देख लीजिए, इसका यहाँ घट रही थी, यहाँ बढ़ रही है। अब हम बात करें दूसरी कंडीशन। अब मैंने बोला मैं ताप कम कर देती हूँ, ठीक है, ताप कम कर देती हूँ, ठंडा कर दिया कमरा, तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ताप कम कर रही हूँ, आप क्या जाओगे, ठंडा लग रहा है तो आप गर्म कमरे में जाओगे, मतलब ताप कम हो रहा है तो आप उस दिशा में जाओगे जहां ताप बढ़ रहा है। तो आपने दोनों दिशाओं में देखा कहाँ ताप ज्यादा है, यहाँ लिखा है ना Q कैलोरी, तो यहाँ ताप ज्यादा है, तो आप किसकी ओर को जाओगे, अभिकारक की ओर को। अभिकारक की ओर को जाओगे मतलब नमक अलग हो रहा है, पानी अलग हो रहा है, घुल ही नहीं रहा है, तो विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। आसान है। तो इसको आप एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो अब देख लीजिए वीडियो को, ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। सिरके का ताप है 22 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और जो विलयन बनेगा उसका ताप धीरे धीरे घटेगा। देखिए, 1 चम्मच नमक डालेंगे गर्म पानी में और 1 चम्मच नमक डालेंगे ठंडे पानी में। अब थोड़ी देर में आप देखिए कि गर्म पानी वाला घुल चुका है। तो वीडियो आपने देख ली है। अब हम पढ़ेंगे
गैसों की विलेयता, अभी तक हमने पढ़ा था ठोस की विलेयता, अब हम पढ़ेंगे गैसों की विलेयता। तो गैसों की विलेयता को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए जब भी, देखिए जैसे कि हमने एक विलायक लिया है जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, हमने कोई विलायक लिया है, ठीक है। इस विलायक में हम गैस को विलेय करना चाह रहे हैं, मतलब गैस को सॉल्युबल करना चाह रहे हैं या डिसॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, गैस के कण दूर दूर दौड़ते हैं, आपको पता है ना कि ठोस द्रव गैस की अगर बात करें, ठोस के कण तो बहुत नजदीक होते हैं, लेकिन गैस के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इनकी क्या होती है, एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इन गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ लेके आने चाह रहे हैं, विलायक के अंदर घोलना चाह रहे हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ विलायक के अंदर आ जाएंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एनर्जी घटेगी तो कैसे घटी, जो ऊर्जा इनके पास थी वो एनर्जी ये क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, ऊर्जा बाहर निकाल दे रहे हैं। जो इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना, गतिज ऊर्जा कहते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी थी। तो जैसे हम इनको क्या कर रहे हैं, इस विलायक में घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके पास जो बहुत ज्यादा ऊर्जा थी उस ऊर्जा को ये क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, या फिर हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी गैस को विलायक में घोलेंगे वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी ही होगी, इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि गैस की ऊर्जा ज्यादा होती है, विलायक में घुलने पर वो ऊर्जा बाहर निकालते हैं और ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। तो इसमें केवल एक ही केस होगा। तो इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, यह है CO2, एक गैस है, ये विलेयी है। इस गैस को हम H2O विलायक में घुलना चाह रहे हैं। तो जब ये घुलेगा तो घुलने पर ये विलयन बनाएगा, ये बनाया इसने कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल। इसके बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकल रही, वो तो मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा निकलेगा ही निकलेगा। जो इनकी एनर्जी होती है ना गैस की, CO2 की, जब वो बाहर घूम रहा था तो उसकी बहुत एनर्जी थी, लेकिन जैसे हम उसको विलायक में लाए तो उसकी एनर्जी कम हो गई। कम कैसे होगी, उसने ऊर्जा अपनी बाहर निकाल दी। तो यही ऊर्जा है Q कैलोरी, ठीक है। ऐसे अमोनिया एक गैस है, इसको हम जब जल में घोलेंगे तो जो विलयन बनेगा, ठीक है, NH4OH बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती, मतलब जो बीकर होगा आपको गर्म सा लगने लग जाएगा, ठीक है, टच करेंगे जब आप। तो इसका मतलब है आप क्या कह सकते हैं, अगर आपको क्या करना है, देखिए अब ताप की कंडीशन लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ताप बढ़ाऊं, अगर सोचिए आप यहाँ पर बैठे हैं, ताप बढ़ाऊं तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, दोनों की बात एक ही है। ताप बढ़ाऊं तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अगर मैं ताप बढ़ाऊंगी तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप कम हो रहा है, मतलब वो अभिक्रिया इस दिशा में जाएगी ताप बढ़ाने पर, ठीक है। मतलब अभिकारक और उत्पाद, सॉरी, इस दिशा में जाएगी मतलब अभिकारक की ओर। इसका मतलब है अमोनिया अलग हो जाएगी, H2O अलग हो जाएगी, ठीक है। दोनों जो घुल रहे थे वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब उनकी घुलनशीलता कम हो गई। तो ताप बढ़ाएंगे तो उनकी विलेयता घट जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था अगर अभिक्रिया इस दिशा में जा रही है अभिकारक की ओर तो दोनों अलग अलग हो जा रही, विलेय अलग विलायक अलग, मतलब उनकी विलेयता कम हो रही है। जबकि वहीं अगर मैं ताप घटा दूं, अगर मैंने ताप कम कर दिया तो ताप घटाने पर अभिक्रिया कहाँ जाएगी, जहां ताप बढ़ रहा होगा। तो ताप घटा रहे हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप बढ़ रहा होगा। तो दोनों में आपने देखा कि यहाँ पर Q किलो, मतलब यहाँ का ताप ज्यादा है, तो अभिक्रिया उस समय किसके कहाँ जाएगी, इधर को, उत्पाद की ओर को। और जब भी अभिक्रिया उत्पाद की ओर को जाएगी तो विलयन बनेगा, विलयन मतलब ज्यादा घुल रहा है, विलेय ज्यादा से ज्यादा घुल के विलयन बना रहे हैं, इसका मतलब है विलेयता बढ़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, मतलब ताप बढ़ा रही तो विलेयता घट रही है और ताप घटा रही तो विलेयता बढ़ रही है। मींस यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं ताप किसके अनुक्रमानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी गैसों की विलेयता। मतलब ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी और ताप घटाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। इसको मैंने इलेबोरेट करने की कोशिश की है, एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कोई विलायक है, इस विलायक में पिंक कलर के जो आपको दिखे हैं ये गैस हैं, गैस के कण घुले हैं। तो वैसे एक्चुअल में गैस की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, आपको बताया था ना कि गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो हर समय गैस के कण भागते रहते हैं। जैसे कमरे में आप धूप जला दो या अगरबत्ती जला दो तो उसका धुआं पूरे में फैल रहा है, धुआं क्या है, गैस तो है, तो वो दूर तक फैल रहा है ना। तो उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए उसके कण दूर, मतलब क्या होता है, दूर तक फैलते रहते हैं, मतलब वो भागते रहते हैं कण।
अब आपने ताप बढ़ा दिया और गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर गैस के जो अणु है जिनकी ऊर्जा पहले से ही ज्यादा थी उनको और ज्यादा ऊर्जा मिल गई, और ज्यादा ऊर्जा मिल गई तो और तेजी से वो घूमने लग गए, तो उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा अधिक। तो अधिक हो जाएगी तो क्या यहाँ पर बैठना चाहेंगे, वो तो और ज्यादा दूर भागेंगे, यहाँ से विलायक से और दूर भागेंगे, मतलब गैस क्या हो जाएगी, वाष्पित, इस विलायक से निकल जाएगी। तो इसका मतलब है हमें कुछ भी करके इस गैस के कणों को यहीं पर रखना है, विलायक में ही रखना है, मतलब वो ज्यादा घुलना है। लेकिन अगर गर्म करेंगे तो गैस के कण उड़ जाएंगे, तो हम कहेंगे द्रव की विलेयता घट जाती है। गैस के कण निकल गए तो यहाँ से बाहर निकल गए, मतलब विलेयता कम हो गई, घुलना कम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ताप घटाने वाला। गैस के कण थे, इनकी अधिक ऊर्जा थी, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने ताप कम कर दिया। अब ताप करने, जैसे मैं ताप कम करूंगी ठंडक बढ़ा दूंगी, एक प्रकार से सोचो, ठंडक बढ़ा दूंगी, ताप कम कर दिया, तो ताप कम करने पर ये जो गैस के कण हैं इनकी ऊर्जा की कम हो जाएगी। ऊर्जा कम होगी तो ये भाग नहीं पाएंगे, है ना। ऊर्जा जब बढ़ रही है तभी तो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, है ना, बाहर निकल रहे हैं तो विलेयता कम हो रही है। लेकिन अगर मैं ताप कम कर दूं, ठंडा कर दूं, तो गैस के कणों की ऊर्जा कम हो जाएगी। अब ऊर्जा कम होगी तो बाहर भाग नहीं पाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे, और यहीं पर रहेंगे मतलब ज्यादा से ज्यादा घुलेंगे। हम कहेंगे द्रवों की विलेयता, द्रव में विलेयता गैसों की बढ़ जाती है। मैंने टेस्ट ट्यूब में कोल्ड ड्रिंक ली है जिसमें CO2 घुली है। अब इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कम CO2 गैस बाहर निकल रही, और वैसे ही गर्म पानी में डालेंगे तो ज़्यादा CO2 के गैस बाहर को निकल रही। इसका मतलब है गर्म पानी में विलेयता कम होती है। तो आपने वीडियो देख ली होगी, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो है विलायक और विलायक की प्रकृति, ठीक है। जिससे घोल रहे हो, जिसमें घोल रहे हो, उन दोनों की नेचर से भी डिफरेंट, उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे कि ये समझो कि दो डांसर के बीच अच्छी दोस्ती होती है, दो क्रिकेटर के बीच अच्छी दोस्ती होती है, दो पढ़ाकू के बीच अच्छी दोस्ती होती है, दो झगड़ालू के बीच अच्छी दोस्ती होती है ना, मतलब समान समान की दोस्ती अच्छी होती है। तो वैसे यहाँ पर भी एक नियम लगता है केमिस्ट्री में कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलेगा। अगर घोलनी है दो चीजें तो अगर वो दोनों समान प्रकृति की होंगी तो वो घोलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, विलेय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय विलायक, एक होता है अध्रुवीय विलायक, ठीक है। और वैसे ही सॉरी, ये है विलायक। ऐसे ही विलेय भी दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलेय। ध्रुवीय विलेय वो होते हैं जिसे पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ सकते हैं, और अध्रुवीय वो होते हैं जिसे प्लस माइनस में नहीं तोड़ सकते। तो विलायक की अगर बात करूं तो सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक होते हैं जल, H2O, उसको H पॉजिटिव OH निगेटिव में तोड़ सकते हैं। वैसे H3O पॉजिटिव OH निगेटिव होता है एक्चुअल, लेकिन आप इजी वे में समझिए, H पॉजिटिव OH निगेटिव में तोड़ सकते हैं। ऐसे अमोनिया है, H पॉजिटिव और NH2 निगेटिव में तोड़ सकते हैं, अच्छे विलायक हैं, ठीक है, ध्रुवीय। और अगर बात करें बेंजीन की, C6H6, क्या इसको तोड़ सकते हैं प्लस माइनस? नहीं। इसके अलावा लिक्विड ब्रोमीन है, द्रव ब्रोमीन है, इसको भी प्लस माइनस में नहीं तोड़ सकते क्योंकि सेम एटम से बना है, ठीक। इसके अलावा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी अध्रुवीय है, प्लस माइनस में तोड़ना मुश्किल होता है उसे भी, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसको भी प्लस माइनस में तोड़ना मुश्किल है, तो अध्रुवीय है। अब हम बोलते हैं विलेय, जैसे कि नमक है NaCl, इसको तोड़ सकते हो ना प्लस माइनस में, MgCl2, 2 Mg पॉजिटिव और 2Cl निगेटिव, तो प्लस माइनस में टूटा तो ध्रुवीय, और प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, जैसे I2, I और I से मिलके बना है, तो इसको तो प्लस माइनस में तोड़ ही नहीं कर सकते क्योंकि सेम एटम है। इसमें क्या है, ये अलग है, ये अलग है, तो एक की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो माइनस, जिसकी कम है उस पर प्लस, ये तो आपको पता ही है ना। तो वो मैंने आपको बोला कि जैसे डांसर के साथ अच्छी दोस्ती करता है, वैसे ध्रुवीय विलायक में अच्छे से घुलता है, वैसे ही अध्रुवीय विलायक में अच्छे से घुलेगा। तो अगर ध्रुवीय विलायक NaCl को हम जल में घोलते हैं ध्रुवीय विलायक में, तो जल्दी घुलेगा, मतलब उसकी विलेयता बढ़ेगी। ऐसे अध्रुवीय विलायक जैसे आयोडीन है, उसको खोल रहे हो बेंजीन में या फिर द्रव ब्रोमीन में, तो वो जल्दी घुलेगा, मतलब उसकी विलेयता ज्यादा होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो ध्रुवीय विलायक है NaCl, ये ध्रुवीय विलायक में ही जल्दी से क्यों घुल रहा है, रीजन क्या है। जब आप NaCl को ना, नमक को पानी में घोलोगे तो होगा क्या, ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl में, और ये भी टूटेगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव में, ठीक है। तो इसके H पॉजिटिव क्या करेंगे, इस Cl निगेटिव को ट्राइंटली अट्रैक्ट करेंगे, वैसे इसका OH निगेटिव आयन इस Na को आपस में अट्रैक्ट करेगा, Na को, ठीक है। तो रीजन क्या है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम देख लीजिए यहाँ कॉर्नर में। तो आप देख रहे होंगे इसमें Na पॉजिटिव आयन को चारों ओर से किसने घेरा है, H2O के O निगेटिव ने। ऐसे ही Cl निगेटिव आयन को किसने घेरा है, नेगेटिव आयन है तो उसको
H2O के H पॉजिटिव ने चारों ओर से घेरा है। तो इस प्रकार ये जो Na पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन अलग अलग हो रहे हैं, उनको स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं। तो विलयन में ये दोनों आयन अलग हो रहे हैं, फिर भी इनको स्थायित्व प्रदान कर रहा है H2O, इसलिए ये जल्दी घुल रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं अध्रुवीय विलायक ले लेती ना यहाँ पर NaCl के साथ, तो यहाँ पर आयन बनते। अब आयनों को स्थायित्व देने के लिए भी कोई आयन टाइप का होना चाहिए, जैसे H2O में प्लस माइनस होता है, तो बेंजीन में तो प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो उसको स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि ध्रुवित ध्रुवीय को अच्छे से घोलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय विलायक को। वहीं आप ध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलना चाहेंगे, दोनों अपोजिट नेचर वाले ले लिए, डांसर को आप क्रिकेटर के पास लेके जा रहे हैं, तो उनकी दोस्ती अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो उनकी विलेयता कम होगी। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गैसों की विलेयता, वो भी हम इसी में पढ़ रहे हैं कि विलायक और विलेय की प्रकृति का क्या प्रभाव। यहाँ भी सेम है, कुछ हमें डिफरेंस नहीं पढ़ना है। अगर हमने विलेय ध्रुवीय लिया है, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस है, ये ध्रुवीय होता है, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसको बोल रहे हैं ध्रुवीय विलायक H2 में, H पॉजिटिव H निगेटिव में, तो ये जल्दी घुल जाता है, तो इसकी विलेयता अधिक है। वैसे अध्रुवीय विलेय है, ठीक है, अध्रुवीय विलेय जैसे CO2 है, ठीक है, उसको हम घोल रहे हैं, CO2 को घोल रहे हैं, अध्रुवीय होता है क्योंकि उसकी पोलरता मतलब उसको बोलते हैं ध्रुवणता कम होती है, ध्रुवीयता कम होती है, और द्विध्रुव आघूर्ण उसका शून्य हो जाता है, इस वजह से अध्रुवीय विलेय है। ठीक है, उसको हम घोल रहे हैं अध्रुवीय विलायक में, जैसे कि बेंजीन में C6H5 में। तो अध्रुवीय विलायक CO2 को जब आप अध्रुवीय विलायक में घोलोगे तो दोनों अध्रुवीय हैं, तो ये जल्दी घुल जाएगा, तो विलेयता ज्यादा होगी। ठीक है, सेम सेम नेचर के हैं तो जल्दी घुलेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो एक अध्रुवीय लेना, उसको घोल दे रहे हो ध्रुवीय में, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो घुलेगा। समझ में आया है? जैसे तेल है, वैसे यहाँ पर कंडीशन वो नहीं है, तेल को पानी में घोल रहे हो, तेल है अध्रुवीय और पानी है ध्रुवीय, तो क्या वो घुलते हैं? नहीं घुलते हैं। तो यही रीजन होता है। ठीक है, तो एक इसके अलावा और रीजन भी होता है। गैसें ना अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ गैसें होती हैं जो जल्दी द्रव अवस्था में बदल जाती हैं, तो जो जल्दी द्रवित हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, उनकी विलेयता ज्यादा होगी। अब है नेक्स्ट है विलेय के कणों का आकार। तो विलेय के कणों का आकार में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें आपने एक टैबलेट ले ली, दवा ले ली कोई, जैसे आपने डाइजीन ले ली, डाइजीन होती है ना पिंक कलर की टेस्टी सी, ठीक है, मीठी वाली, उसको डाल दिया और दूसरे ग्लास में उतना ही पानी लिया, दोनों में बराबर पानी है, उसमें एक डाइजीन की गोली डाल दी, मेडिसिन डाल दी, और दूसरे में वही डाइजीन की गोली, वही एक और टैबलेट ले लोगे, उसको पीस के, ठीक है, पाउडर बना के उसमें डालोगे। तो आप देखना, आपको चम्मच से हिलाना नहीं है, वैसे ही रख देना है। तो आप बताओ कौन जल्दी घुलेगा? पता चल गया, जो आपने पाउडर बनाया है वो जल्दी घुलेगा। अक्सर आप करते हैं ना कि पाउडर बना लेते हैं, कोई चीज़ अगर घुल नहीं रही हो तो उसको बारीक पीस देते हैं, तो वो जल्दी घुल जाता है। तो कारण क्या है? तो जब क्या होता है, विलेय के कणों का आकार ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनका क्या होता है, क्षेत्रफल कम है, कम जगह घेर रहे हैं, तो इनको घुलने में ज़्यादा समय लगता है। तो हम कह सकते हैं इनकी विलेयता कम है, कम घुलते हैं ये। आप करके देखिएगा। और वहीं आपने क्या किया, दवा का चूर्ण बना लिया, तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, ज्यादा जगह घेर रहा है ना, ज्यादा जगह घेर रहा, तो क्या होगा, अधिक क्षेत्रफल होने की वजह से वो जल्दी घुल जाता है। आपको क्या करना है, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। प्रेशर मतलब आपने चम्मच से घोलना नहीं है, बस ऐसे ही एक ग्लास में पानी लेके आपने दवा रख लेनी है, दूसरे में उसी दवा को पीस के डाल देना है, तो दोनों में अंतर आप खुद देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कणों का आकार बड़ा था तो विलेयता कम घुल रहा था, कणों का आकार छोटा छोटा बना दिया तो विलेयता बढ़ गई। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन होगा, अनुक्रमानुपाती नहीं, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इसे आप एक वीडियो से भी देख सकते हैं। देखिए हमने एक चम्मच लिया मोटे दाने वाली चीनी, और हम लेंगे एक चम्मच बारीक चूर्ण वाली चीनी, ठीक है, जिसका अब देखेंगे दोनों में हम गर्म पानी डालेंगे, तो बड़े दाने वाली चीनी को गलने में ज़्यादा समय लगेगा, जबकि पतले दाने वाली चीनी जल्दी घुल जाएगी। तो देखिएगा, नेक्स्ट है दाब का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लास्ट फैक्टर है, कारक है, दाब से विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम ठोसों में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, अगर ठोस की बात करें तो ठोस के कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, इनके भी बहुत कम या बिल्कुल नेग्लिजिबल कह सकते हैं, बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं, इसमें क्या होते हैं, रिक्त स्थान नहीं होते हैं।
तो अगर आप इनको दबाना चाह रहे हैं, प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, क्या ये प्रेशराइज होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने लोहा ले लिया, आपने एक ताला ले लिया लोहा का, उसको आप दबाना चाहते हो, क्या वो दबता है? नहीं दबता, मतलब उसकी संपीड्यता बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके अणु पहले से इतने आकर्षित होकर टाइटली आपस में जुड़े होते हैं कि आप उसको फिर से दाब लगा के और आकर्षित नहीं कर सकते। पहले आकर्षण ज्यादा होता है, इनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता और बहुत ज्यादा ठोस है, टाइटली जुड़े हुए हैं, तो उसको और दबा नहीं सकते, मतलब उनकी संपीड्यता, उनको संपीडित करना आसान नहीं होता, बहुत कम होती है उनकी संपीड्यता, नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम कहेंगे कि अगर जल में या विलायक में आप कोई ठोस के कण डाल रहे हो, उसको दबा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो दाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा विलेयता में। तो इसको ध्यान रखिएगा। कारण क्या है? ये जो ठोस के कण हो गए, इनके कणों में पहले से ही आकर्षण ज्यादा होता है, तो इनको और दाब अगर आप लगाएंगे तो दाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए विलेयता में कोई चेंज नहीं करते हैं, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठोसों पर की विलेयता पर। वहीं अगर हम बात करें गैसों की विलेयता, तो देख लीजिए गैस के कण, जैसे आप अगरबत्ती जलाते, पूरा धुआं कमरे में फैल गया, मतलब उसके कण, गैस के कण दूर दूर होते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है जैसे एक बंद पात्र है, एक बंद वो है, ठीक है, बीकर लिया है, इसमें आपने गैस रखी हुई है, तो गैस के कण क्या होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, तो एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। तो अगर एक दूसरे से दूर है तो क्या इनमें आकर्षण होगा? नहीं, इनमें बिल्कुल आकर्षण नहीं है। अब आप उनको दाब लगा रहे हैं, उसी बीकर में आपने प्रेशर लगाया, तो ये गैस के कण क्या आ जाएंगे? नजदीक नजदीक आ जाएंगे। आप जबरदस्ती, मतलब ये सोचो एक कमरे में 10 बच्चे हैं, दूर दूर है, अब आप उनको प्रेशराइज करके नजदीक ला गए, ठीक है, तो इनके बीच क्या हो जाएगा? नजदीक आएंगे तो आकर्षण बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, ये गैस को आप ज्यादा से ज्यादा दबा पा रहे हैं ना, नजदीक आ चुके कण, दूर थे तो ज्यादा दबा सकते हो, बहुत ज्यादा स्पेस था उनके बीच, तो आपने ज्यादा से ज्यादा दबाया, मतलब इनके संपीड्यता, इनको करा जा सकता है, अधिकतम होती है ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए तो देखो गैस सिलेंडर में गैस भरी जाती है, जबकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसको हम इतना ज्यादा संपीडित कर सकते हैं कि एक सिलेंडर में भर सकते हैं, जबकि वो कितना चलती है आपने देखा है, गैस 2-3 महीने चलती है। तो इसका मतलब है कि गैस का अमाउंट बहुत ज्यादा था, लेकिन उसको हमने बहुत ज्यादा संपीडित कर दिया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 2 बीकर हैं, यहां पर आप कम दाब अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप बहुत कम 10 टॉर कह सकते हैं, टॉर यूनिट होती है, या वायुमंडलीय दाब कह सकते हैं, तो 10 टॉर एक मात्रक होता है, इतना अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दाब कम अप्लाई किया तो कम गैस के कम कण घुले हैं नीचे विलायक में, दिख रहे हैं, बहुत कम कण, 3, 4, 5, 6 कण घुले हैं, तो विलेयता कम होगी। अगर दाब ज्यादा अप्लाई कर दोगे, गैस के कणों पर दाब ज्यादा अप्लाई करोगे, मान लीजिए 50 टॉर आपने दाब अप्लाई किया, तो गैस के ज्यादा से ज्यादा कण नीचे आ जाएंगे, है ना, गैस के ज्यादा से ज्यादा कण नीचे विलायक में आएंगे। जितनी जल्दी गैस के कण विलायक में आएंगे, हम कहेंगे विलेयता बढ़ रही है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। तो आज हमने विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी पर हमारा बेस्ड अब आएगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हेनरी का नियम। वो मैंने अलग इसलिए बनाना उचित समझा क्योंकि ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे, तब आप हेनरी का नियम समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सभी कुछ आई थिंक समझ में आया हो। इसके अलावा एक चित्र आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। यह है विलेयता वक्र कहते हैं, विलेयता वक्र आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये विलेयता वक्र दिया हुआ है। तो अब आज की वीडियो हमारी इतनी ही। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करके तो आप भूल ही जाते हैं लाइक करना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड लगता है। प्लीज़ लाइक करके जरूर जाएं और कमेंट कर दीजिए आपको कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो बता दीजिए, नहीं लगी तो भी बता दीजिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड बाय बाय।